हाय गाइस, आई एम आशीष एंड यू वाचिंग मी ऑन मेडिको इंडिया। सो गाइस, आज का लेक्चर बेसिकली एक रिवीजन लेक्चर है, क्योंकि कल क्या है कि कल गेट एग्ज़ाम है और गेट एग्ज़ाम देने वालों को सबको ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज़ गाइस, इस लेक्चर को देखें, ये आपका एक रिवीजन है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 2-3-4 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएंगे बेसिकली। और ये क्या है कि अगर आप एक लेमैन हो, आपको कुछ नहीं पता बायोटेक का, तो आप भी नॉलेज के लिए देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं उसी तरह से डिज़ाइन किया हूँ। बेसिकली ये एक लेक्चर नहीं, एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप कि बायोटेक का क्या इम्प्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन, आखिर क्यों है बायोटेक का एग्जिस्टेंस है क्यों, अगर सिलेबस बनाया गया बायोटेक को तो क्यों बनाया गया। बेसिकली क्या है कि अगर बायोटेक को आप पढ़ने जाओ तो देखो एमएससी बीएससी सारी बायोटेक में निकल जाती है ना, एमटेक भी बीटेक भी इंटीग्रेटेड बायोटेक में करा देते हैं। लेकिन ये लेक्चर बस 20-30 मिनट्स का जो है एक आपको इंट्रोडक्शन देगा, ओके। लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप कल एग्जाम देने वाले हो तो प्लीज़ गेट बायोटेक दो या डीबीटी जेआरएफ दो या आईसीएमआर जेआरएफ दो, तो आप एक इन्फॉर्मेशन इसमें से आप पिक कर सकते हो। पिक करके आप एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज बेसिकली बायोटेक है क्या? बायोटेक मीन्स बायोलॉजिकल टेक्निक्स। बायोलॉजी को और टेक्निक को मिला के एक जो डोमेन बनाया गया, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, ओके। तो बायोलॉजी और टेक्निक, पहले क्या था कि अगर बायो में देखो आप तो प्लांट और एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, यही सब है। लेकिन इनको हम टेक्नोलॉजी से कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, तो दैट tells that comes basically that then comes the what, the biotechnology. So guys, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप देखो तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में जो हुई थी, उसमें बताया गया कि जो बायोटेक है ये एक एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम्स में सारी आ जाएंगे एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स or derivatives thereof to make or modify products or processes for specific use, and that specific use will be for the human welfare. So guys, बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली यही काम है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ ऐसा करना जो यील्ड बढ़ा दे या तो कुछ अच्छा करके आपको दिखाए। जैसे कि मान लो एनिमल है वो कम दूध, जैसे कि आप कैटल ले लो, कैटल है और दूध देने वाली है, वो कम मिल्किंग कर रही है, तो आपको क्या है कि आप कुछ ऐसा करो, ऐसा जेनेटिक लेवल पे करो कि वो क्या करे, आपको यील्ड अच्छा दे। तो बेसिकली यील्ड देगा तो क्या होगा, ह्यूमन वेलफेयर और सोसाइटी में उसको हेल्प मिलेगी। सो गाइस बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया गया कि आप जो है इसको ह्यूमन वेलफेयर और क्लिनिकल जो हेल्थ साइंस कह लो आप, कि उसमें आपको एक हेल्प करे और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी का यहाँ पे आपको एक कह लो कि आप प्रॉमिस करें। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जहाँ पर कि आपको इंजीनियरिंग से और कंप्यूटर साइंस से आपको इसका ताल्लुकात मिल जाएगा। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आपको इसकी इंप्लीकेशंस मिलेगी। इसके एप्लीकेशन आपको माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, जहाँ पर आप पैथोलॉजी की बात करते हो बेसिकली वहाँ पर भी आती, जो हेल्थ साइंसेस में आ जाएगा। इसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिकली इसी टेक्निक की वजह से जो आप देख रहे हो सारी चीज़ें बेसिकली बायोटेक में होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली आप कह लो तो कभी कभी इसको आरडीटी भी एक सिनोनिमस टर्म में यूज़ कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि आरडीटी एक इकलौता यहाँ पे टेक्निक है जो बायोटेक को बेसिकली जो है एक बहुत ही शानदार कह लो कि आप इसको एक लेवल देता है। सो गाइस, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, plants and animals for development of specific products is known as what? The recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology, अगर आप इसको स्प्लिट करो तो recombinant मीन्स रिकम्बिनेशन आप कहते हैं। तो रिकम्बिनेशन क्या होता है? बेसिकली होता है कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स जो पहले से हुई होती है। पहला तो भगवान ने आपको करके दिया, अगर जन्म लिए तो आपके पास कम्बिनेशन बनी हुई है जीन की, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, उसको एक रिकॉम्बाइन कर रहे हो अपने लेवल पे। एंड व्हाट आर यू रिकम्बाइनिंग? द डीएनए और द जीन थ्रू टेक्नोलॉजी, दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। तो गाइस बेसिकली अगर आप बायोटेक को ऐसे देखो तो यहाँ पे 3 तरह के बायोटेक आपको मिलेंगे, मतलब 3 लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट आपको दिखेगी बायोटेक के डोमेन में। फर्स्ट जो था वो तब था जब प्री हिस्टोरिक बायोटेक्नोलॉजी हुआ करता था। वहाँ पर बेसिकली क्या करते थे कि आप दही जमाना, बटर निकालना, ये सारी चीज़ें जो हैं जो हाउस होल्ड्स में यूज़ होती थी उनको लेते थे। एग्रीकल्चर में ले लिया तो इन सब का जो थोड़ा मोड़ा, जैसे कि मान लो कि कहीं पे चोट लग गई, घाव हो गया, उसको क्या करते थे, कुछ अलग तरह से मैडम पट्टी कर दिया। तो वो भी एक तरह की टेक्नोलॉजी थी, जहाँ पे आप क्या करते थे कि एक मान लो उनके ज़माने में तो बहुत ही अच्छा होता था कि आप एनिमल या प्लांट के कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल लो, उसको लगा लो, तो वो एक तरह से
वो लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आप क्रश करके एक आयुर्वेदा में जाते हो, वो नहीं, मतलब उसके बाग मान चलो आप करो कि उसके बाग हैं, उस बाग को क्या किया आपने वहाँ लगा दिया और वो बाग एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो दैट वाज आल्सो बायोटेक। आपने क्या कि शराब बनाई उसके प्लांट प्रोडक्ट से, दैट वाज आल्सो बायोटेक। जहाँ जहाँ पर माइक्रोबियल बेसिकली दैट वाज, जो आप कह लो कि प्री हिस्टोरिक जो बायोटेक्नोलॉजी था वो बेसिकली क्या था, माइक्रोबियल थिंग्स में रोटेट करता था। ओके, तो उसके अराउंड ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जब हिस्टोरिकल बायोटेक आया तो इसका इंप्लीकेशंस हेल्थ साइंसेज में बढ़ गया। अब ये क्या हुआ कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हो गए, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जो आप देख लो कि लुइस पास्चर द्वारा दिया गया, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ किया गया, और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग वैक्सीन्स भी बनाई गई। तो उन सारी चीज़ों को बेसिकली क्या करो कि क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस देखने लग गए लोग, किसका, बायोटेक का। तो दैट वाज हिस्टोरिकल बायोटेक्नोलॉजी। बट आज के ज़माने में क्या है कि आज के ज़माने में बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती है आपके। अब तो ऐसा आ गया कि आप नैनो रोबोट्स भी दे सकते हो आपके बॉडी के अंदर। व्हाट इज नैनो रोबोट? नैनो रोबोट ऐसी चीज़ है कि जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ होगी, ठीक है। उसमें क्या किया कि दुनिया में जितनी तरह की डिजीजेज है सबका एक कॉम्बिनेशन पैक बनाया, वो आपके अंदर बचपन में ही डाल दिया। अब क्या हुआ, ज़िंदगी भर के लिए आप अमर हो गए। सबके अगेंस्ट आपके पास, कोरोना की बात मत करो, ये तो अभी आया हुआ है तो अभी इसका तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल थिंग है। लेकिन उसके अलावा जो डिजीजेज, कॉमन डिजीज है, कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, बेसिकली क्या करते थे आप, उसके बचपन में वैक्सीन लेते थे। लेकिन अब क्या किया, उन सारे वैक्सीन का कॉम्बिनेशन डोज आपको एक अंदर बॉडी में डाल दिया, ब्लड में। दैट इज नैनो रोबोट। अब नैनो रोबोट जब आपके अंदर चले गए तो अब क्या होगा कि आपके अंदर जब भी कोई डिजीज़ होगी तो वो सारे एंटीबॉडीज़ अपने अपने हिसाब से काम करने लगेंगे। नैनो रोबोट्स क्या क्यों कहा गया, क्योंकि एक कैप्सूल होती है, उस कैप्सूल में मान चलो कि आप बायो लाइपोसोमल आप थिंक करो, उसके अंदर सब कुछ भर के फिर आपके अंदर डालते हैं, तो एक तरह से वो नैनो रोबोट हो गया। नैनो मीटर में उसकी रेडियाई होगी तो वो नैनो रोबोट हो गया। ओके, तो गाइस इसमें से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं गेट बायोटेक में, जहाँ पे आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हो, क्योंकि यहाँ रॉबर्ट कॉक्स पोस्टुलेट जो था डिजीज़ का और पैथोजेनिसिटी का, वो 1890 में आया। फिर म्यूटेशन थ्योरी आ गई ह्यूगो डे व्राइस द्वारा 1900 में। फिर सटन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली डिस्कवरीज है उनका, क्रोमोजोमल बेसिकली इनहेरिटेंस का, तो वो 1902 में आई। मॉर्गन का देख लो आप, ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट किया था क्रोमोजोमल हेरिडिटी दिखाने के लिए, वो 1907 में आई। जोहानसन जो है वो क्वाइन किया टर्म जीन, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ग्रिफिथ का आप याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था, जो कि उसने क्या किया कि बैक्टीरिया में वायरस के थ्रू क्या किया, डीएनए इंसर्ट करवाया था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 1928 दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जीन वाज डन। ओके, तो फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की 1928 में, जो कि हेल्थ साइंस में कह लो क्या बहुत ही बड़ा योगदान रहा उनका। उसके बाद वाटसन एंड क्रिक का मॉडल आया 1953 में। एवरीवन नोज कि जो है डबल हेलिक्स उनके द्वारा ढूंढा गया। एंड रोजालिन फ्रैंकलिन का जो एक्सरे मॉडल था उसके बेसिस पे इसको डिस्कवर किया गया, बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल को। तो ये आप याद रखें क्योंकि पिछले बार जो है रोजालिन फ्रैंकलिन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिस उसका यही था, वाटसन क्रिक जो बेसिस यूज़ किया था उन्होंने, तो उनका रोजालिन फ्रैंकलिन वाला था एक्सरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली। तो बिगिनिंग ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड 1970 एंड उसके जस्ट बाद ही आप कह लो कि कैरी मूरिस ने पीसीआर को भी ढूंढा, ओके, 1980s में। तो गाइज ये था बेसिकली समरी, व्हाट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर देयर एंड व्हाट आर द इन्वेंशंस व्हिच वाज there in the, like you can say, in the historical times for the implementation of these biotechnological techniques in the health and agriculture basically. ओके, तो गाइज आप अगर देखो तो सेम चीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी को हम हेल्थ साइंसेज में भी यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक्स में भी यूज़ करते हैं, एलाइजा वगैरह, और इम्यूनोलॉजी में तो है ही इसका इंपॉर्टेंस। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में भी करते हैं, बायो रेमिडिएशन एंड बायो सेंसिंग जो कहते हैं उसमें। ओके, तो फूड प्रोसेसिंग में तो यूज़ होता ही है। ओके, जैसे कि आप कह लो कि बहुत तरह के आप प्लांट्स देखोगे जहाँ पर बीटी, ब्रिंजल हो गए, ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग में होंगे, बायोकेमिस्ट्री में होगी, जेनेटिक्स में होगी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी देख लो, बियर आजकल एडवांस लेवल की आने लग गई है, तो वो भी बेसिकली क्या है, बायोटेक का ही बायो प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप में बीटी कॉटन देख लो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आप जिसमें कि मान लो बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं ना, उन कीड़ों को बचाने के लिए भी उनमें ऐसी एक टॉक्सिन डाल देते हैं जो हमारे लिए तो इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि या तो डिसटेस्टफुल होगा, जो इंसेक्ट्स या
पेस्ट आके उनको खा रहे हैं उनके लिए, या तो क्या होगा कि वो खाते ही मर जाएंगे तो दूसरे नहीं आएंगे खाने के लिए। तो दिस इज बेसिकली द implementation of biotechnology in agriculture and crop. Okay, तो these all things are called genetic engineering, जहाँ पर हमने क्या किया है कि जीन में बेसिकली इंजीनियरिंग की हुई है, जीन का मैनिपुलेशन किया हुआ है। तो अभी सारे टर्मिनोलॉजीज आपको एक एक करके मैं क्लियर करूँगा। अगर आप कुछ नहीं जानते बायोटेक के बारे में तो आप इस लेक्चर के बाद तो बहुत कुछ जान जाओगे, ये तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। ओके गाइज, तो देखो ये बेसिकली बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फिशेस बहुत अलग अलग कलर की, अलग अलग बेसिकली एक्वेरियम में आप देखो तो वहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ फॉर डेकोरेशन पर्पस। डेकोरेशन पर्पस के लिए क्या चाहिए होता है कि आप ऐसी चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करो दिखने में अच्छा लगे। तो हम क्या करते हैं कि जीन मॉडिफिकेशन करके अलग अलग पिगमेंटेशन कर देते हैं बेसिकली किसमें, फिशेस में। तो वो फिशेस बहुत अच्छी दिखने लग जाती हैं। इस तरह से डॉली देख लो जो कि हमारी क्लोन शीप थी, तो वो भी है। उसके अलावा बहुत तरह के आजकल देखोगे कि लोगों को कुत्तों का शौक होता है पालने का, ठीक है। तो अलग अलग तरह के आपको डॉग्स मिलेंगे। इन डॉगीज़ को आप देखो कितने अलग अलग, कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं अभी तक। मतलब कि आप तो पहले डॉगीज़ क्या होता था क्लासिकल, आप देखो तो वो बेसिकली 1/2 मीटर की ऊंचाई में होती थी। लेकिन अब आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप रैट के टाइप में भी देखोगे कि रैट भी उससे बड़ी हो जाएगी अगर आप जंगली रैट देख लो तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, बायोटेक की ही देना है। इसके अलावा अगर आप फल फ्रूट की बात करो तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। बेसिकली यहाँ पर आपको साइज़ भी बढ़ा दिया। जो फर्स्ट आप डायग्राम देखो वहाँ पे क्या है कि साइज़ दिखा रहा है कि साइज़ भी इंप्रूवमेंट हुई है, क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट हुई है। वो सारी चीज़ें जो यील्ड घटाती थी उन सारी चीज़ों में हमने बायोटेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके कुछ ऐसा बनाया कि वो कुछ नया ही हो। अब आप केले में देख लो, ऊपर आपको कुछ अलग टेस्ट होगा, नीचे आपको कुछ अलग टेस्ट होगा। ऐसे भी करते हैं। आप लौकीज़ में देख लो, पहले क्या होता था, लौकीज़ जो है बेसिकली देसी लौकीज़ तो होती थी, लेकिन उनमें क्या होता था बहुत तरह की आपको अलग अलग चीज़ें देखेंगे। साइज़ भी उनका एक समान नहीं होता था। उनके अलावा देखो तो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते थे, तो इन्फेक्शन रेसिस्टेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे बीटी कॉटन देखो, ये भी हमारा ईल्ड ख़राब करते थे। तो हमने क्या किया, कॉटन में बेसिकली क्या करते थे कि ईल्ड ख़राब करते थे, पेस्ट। तो अब क्या किया हमने, पेस्ट रेजिस्टेंट बीटी कॉटन भी बना दिया, जिससे कि क्या हुआ, यील्ड बढ़ गई हमारे यहाँ कॉटन की। तो कॉटन प्रोडक्शन बढ़ेगा। बेसिकली इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग यील्ड इज द मेन टारगेट इन द एग्रीकल्चर बेसिकली। एंड क्वालिटी तो है ही, क्वालिटी तो आपको इंप्रूव होगी। जब क्वांटिटी इंप्रूव होगी तो क्वालिटी भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो दैट इज द बेसिकली व्हाट द यू कैन से द ट्रबल शूटिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी। सो गाइज, ट्रांसजीन एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो टर्मिनोलॉजीज बात करूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ से। तो गाइज, ट्रांसजीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट आप कह लो, तो ट्रांसजीन बेसिकली वो जीन है, ट्रांस मतलब किसी अलग जगह से या किसी अलग सोर्स से। अगर मान के चलो कोई बैक्टीरिया है, उसमें मैंने अपना जीन डाल दिया मैमल का, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो जीन उसके लिए ट्रांसजीन हो जाएगा। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। तो गाइज, तो यहीं से आती है जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो जीन जिसको हम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो जिसको हम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं दैट इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड जो वहाँ चली गई किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट हो गया तो दैट इज़ ट्रांसजीन विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे दैट ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है, जहाँ पे आपने अपना जीन को मान के चलो, जीन के जो लाइगेट को आपने क्या किया, इंसर्ट कर दिया वहाँ पे, है ना। तो इसके अलावा अब जीन क्लोनिंग बात आती है। जीन क्लोनिंग बेसिकली क्या है, जीन क्लोनिंग इज अ टेक्निक ऑफ क्लोनिंग बेसिकली डीएनएज। ओके, यहाँ पे क्या है कि आपको मान के चलो जीन क्लोनिंग आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हो, आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हो। जीन क्लोनिंग बेसिकली आप कह लो कि जीन एम्पलीफिकेशन हो गया। ओके, तो जीन क्लोनिंग आप इन विट्रो कैसे करोगे? इन विट्रो आप पीसीआर में करते हो, इन विवो आप कैसे करते हो, एक बैक्टीरिया को आपने पीसीआर मशीन की तरह यूज़ कर लिया, वो आपको बना बना के डीएनए देगा। ओके, तो जीन क्लोनिंग इज बेसिकली एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन इन अ यू कैन से इन विवो इन्वायरमेंट, दैट इज जीन क्लोनिंग। ओके, अगर हम एक्स विवो करेंगे तो दैट इज पीसीआर, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, एक डीएनए टेक्नोलॉजी है। ये चीज़ सारी आपको सिनोनिम में मिलेगी। मान चलो आप जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लो, जीन मैनिपुलेशन कह लो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह लो, जीन क्लोनिंग कह लो, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, सिनोनिमस देखने के लिए मिल जाएगा सबका। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको बता रही है ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर द आउटकम ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप क्या करते हो कि दो जीन लिया, उस जीन को एक एनिमल में इंट्रोड्यूस कराया और उसमें एक अलग तरह की एक्सप्रेशन देखने के लिए मिली, तो दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल। ओके, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, अब सेम चीज़ जो आपने ट्रांसजेनिक एनिमल में देखा था कि वहाँ पे हमने जीन इंट्रोड्यूस किया, एक्सप्रेशन हुआ और कुछ नया मिला। तो अगर ये चीज़ आप प्लांट में करते हो या क्रॉप में करते हो तो क्या होता है, वो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हो जाता है। लेकिन ये क्या है कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो एडवांटेजियस होगा, एडवांसमेंट होगी उसके अलग क्रॉप से। अगर एक क्रॉप वो है जिसमें आपने एडवांसमेंट की तो तब जाके वो जेनेटिक मॉडिफाइड
क्रॉप्स होगा। ओके, सेलेक्टेबल मार्कर्स, अब क्या सेलेक्टेबल मार्कर्स है, मान चलो आपने क्या किया कि आपके पास एक डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए में क्या होगा, इंट्रॉन्स होंगे, एक्सॉन्स होंगे, बेसिकली सबको पता ही है। इंट्रॉन्स याद रखने का तरीका इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, ओके, एक्सॉन्स एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस, सो एक्सॉन्स आर इंपॉर्टेंट। ई एक्स ले लो तो एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस हो जाएगा, इंट्रॉन्स का इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस ले लो तो इंटरवेनिंग सीक्वेंस, कोई भी चीज़ बीच में इंटरप्ट करे तो क्या होगा, वो खराबी होता है। तो इंट्रॉन्स आर बेसिकली जंक्स, एक्सॉन्स आर एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस। ओके, तो अब देखो जब आपने एक्सॉन्स लिए, ठीक है, तो एक्सॉन्स इंट्रॉन्स सारे ही होंगे डीएनए में। जब आप कोई भी चीज़ वहाँ से कट कर लेते हो तो वहाँ क्या होता है, अगर उसका एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब वो एक्सप्रेशन अगर खत्म हो गया तो वो एक तरह से आपको एक बेसिस बन जाता है कि वहाँ पर जो चीज़ इंसर्ट हुई है उसने उस वहाँ पे इंसर्ट हुई है और उसको रिप्लेस कर दिया है। तो अब रिप्लेस कर दिया तो वो जो एक्सप्रेस कर रहा था वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो उसी तरह से क्या होगा, सेलेक्टेबल मार्कर अब जो है यहाँ पे काम करता है। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब आप उसके बेस पे आपको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर डीएनए में वो एक्सप्रेशन दे रहा था जहाँ आपने एक दूसरा जीन इंसर्ट कर दिया तो वो एक्सप्रेशन बंद हो गई, तो डैट इज सेलेक्टेबल थिंग। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक जीन भी है, वो भी सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ करती है। मैं आपको एक लाइव इलस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा लास्ट में, जो कि एक ब्लू वाइट सिलेक्शन का है। ओके, सो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप पीछे आप देख सकते हो। ये जीन एम्पलीफिकेशन, जीन एम्पलीफिकेशन अगेन जीन क्लोनिंग, जीन एम्पलीफिकेशन सब चीज़ जो है एक सिनोनिमस वर्ड है। तो जीन एम्पलीफिकेशन एक जीन है जिसको आप एम्पलीफाई करते हो बेसिकली थ्रू पीसीआर। तो यहाँ पे आप पीसीआर मान लो, जीन क्लोनिंग आप इन वीवो के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली, है ना। तो हाँ, तो गाइज अब बात करेंगे हम लाइगेशन की। लाइगेशन सबको पता है, लाइगेशन इज ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिकली लाइगेशन। रेस्ट्रिक्शन इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो सेलेक्टेबल मार्कर, फिर दोबारा आ गया, सॉरी। तो रेसिस्टेंट जीन जो है वो एक ऐसा जीन होगा जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान के चलो एगार प्लेट लो, उस एगार प्लेट पे आपने एक एंटीबायोटिक डाल दिया। अब अगर रेसिस्टेंट जीन है उसमें बैक्टीरिया में तो देन दे विल ग्रो। अगर उसमें नहीं है रेसिस्टेंट जीन तो दे विल नॉट ग्रो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। ओके, तो प्रोमोटर और ऑपरेटर। प्रोमोटर बेसिकली क्या होता है, जहाँ से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब क्या है कि मान के चलो अगर आप यहाँ से कहीं जाते हो, ठीक है, ट्रेन से जाते हो आप, तो इंजन मिलती है, इंजन के बाद आपके डब्बे लगे होते हैं। तो इंजन समझ लो आप प्रोमोटर है जो आपके रेप्लिकेशन को खींचेगा। रेप्लिकेशन क्या है, आपके अलग अलग डब्बे हैं। तो प्रोमोटर एक ऐसा है जहाँ जो कि स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ऑपरेटर वो है जहाँ पर से रेगुलेशन होती है। मान के चलो कि डबल इंजन वाले आप ट्रेन भी देखे होंगे, तो पहला इंजन जो वो खींच रहा होता है, दूसरा इंजन क्या है कि वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंट्रोल कैबिनेट लगी होती है। तो ऑपरेटर एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आप ऑपरेट करते हो एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्रोमोटर एंड ऑपरेटर, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। प्रोमोटर फॉर द लाइक यू कैन से द running off of the replication, but operator for operating the expression of the you can say protein or the mRNA। तो ओराई हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वो प्रोमोटर में ही, प्रोमोटर के थोड़े से आपके डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट होगा। ओके, तो रिप्रेसर एंड इंड्यूसर, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टू आर बेसिकली सीक्रेटेड फ्रॉम द सेम जीन, जहाँ से कि आप कह लो कि एक अगर ऑपेरॉन है, जैसे आप लैक ऑपेरॉन का एग्जांपल ले लो। ऑपेरॉन क्या होता है, ऑपेरॉन एक सेट ऑफ यू कैन से कि डीएनए होता है जिसमें कि आपको जीन भी होंगे, ऑपरेटर भी होंगे और बेसिकली प्रोमोटर भी होगा, सब कुछ होगा। तो दैट इज कॉल्ड द ऑपेरॉन। ऑपेरॉन मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रोमोटर, ऑपरेटर सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो अब क्या होगा कि वहाँ पे आप जब आप वो देखोगे प्रोमोटर्स के थोड़े से डाउन स्ट्रीम में आपको क्या मिलेगा, ओराई मिलेगा। तो ओराई के आसपास में आपको एक वहाँ मिलेगा कि जो जीन इसके लिए अलग होगा। जीन कोई एक ऐसा जीन होगा जहाँ से कि कुछ ऐसी रेगुलेटरी सबस्टांसेस यूज़ हो रही हो या प्रोटीन यूज़ हो रही हो जो ऑपरेटर से जाके बाइंड करे और एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करे। तो रिप्रेसर और इंड्यूसर दोनों ही रेगुलेटरी प्रोटीन है। रिप्रेसर मीन्स रिप्रेस कर देगा, शट डाउन करेगा आपके एक्सप्रेशन को। इंड्यूसर जो है इंड्यूस करेगा और मॉड्यूलेट करेगा आपके एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए बनेगा तभी आपको प्रोटीन भी बनेंगे। तो अभी हम एमआरएनए पे फोकस करेंगे, है ना, क्योंकि एमआरएनए पहले बनती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैनिपुलेशन, दोनों चीज़ आपको बता दिया। जीन मैनिपुलेशन बेसिकली क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने बेसिकली कहीं पे इंट्रोड्यूस किया, तो डैट इज जीन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्यों? क्योंकि जो उसकी नेचुरल इन्वायरमेंट थी, जो उसका नेचुरल एक्सप्रेशन था वो बार्ड हो गया। अब वहाँ पर क्या होता है कि आपकी न्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीन मैनिपुलेशन। आपने मैनिपुलेट कर दिया, बोलते हैं बातों को मैनिपुलेट करते हैं, हमने जीन को ही मैनिपुलेट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे नहीं समझना, जेनेटिक इंजीनियरिंग सेम थिंग है। आरडीटी जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन मैनिपुलेशन ये कभी कभी सिनोनिमस यूज़ होते हैं और इसके साथ में
ये भी कह लो आप कि जो बायोटेक्नोलॉजी, कभी कभी हम यही बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी मतलब ही रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब ही बायोटेक। तो ये सारी चीज़ें सिनोनिमस है, तो इसमें आपको नहीं सोचना। आई होप कि आपको सब चीज़ क्लियर होगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर आप बायोटेक करने जा रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप अभी तो हवा में है, सब कुछ हमने सपना देखा कि ये सब कुछ है, हमने मनगढ़ंत कहानी बना ली कि हम अब सेल खोलेंगे, जीन निकालेंगे, जितना ये सिंपल लगा, ठीक है। पहले तो आप एक एनिमल हो, एनिमल में से एक सेल निकालोगे, सेल में से जाके फिर उसके बाद आप न्यूक्लियस निकालोगे, न्यूक्लियस से जाके फिर आप क्या निकालोगे, क्रोमोसोम निकालोगे, फिर आप जीन पे पहुँचोगे। जीन से पहले भी आपको बहुत सारे इंट्रो एक्सोन देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक हर्डल है। अब क्या होता है, यही डायग्राम आपको यही दिखा रहा है। देखो, एक पहले सेल निकाला हमने, बॉडी में सेल है, मान लो ये एक घूमता हुआ WBC है, WBC में से आपने क्या किया कि एक क्रोमोसोम निकाले, क्रोमोसोम में से अब आपने क्या किया कि डीएनए स्ट्रैंड ढूंढा, डीएनए स्ट्रैंड में से अब आपको वहाँ पे देखना है कि जीन कहाँ पर है। तो ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है, जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा होता नहीं है करने में। आप PhD स्कॉलर अगर बन जाओ तो आपको पता चलेगा, है ना। तो अभी गेट दो पहले, उसके बाद PhD एनरोल कराओ, फिर आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी मुश्किल होती है ना। तो गाइस, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे आपको बताया, तो मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी क्लियर हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। अब देखो क्या होता है, अगर आपको जीन मैनिपुलेट करना है या जीन इंट्रोड्यूस करना है किसी भी सेल में, उसके लिए आपको 2 सेल चाहिए। 2 सेल क्यों चाहिए? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मान के चलो कि एक सेल लेते हैं बैक्टीरिया का और एक सेल लेते हैं हम, मान के चलो कि कौन सा सेल लोगे आप, मान चलो आपने इंसुलिन जहाँ सेक्रेट होती है, बीटा सेल ले लिया आपने पैंक्रियाज का। अब दोनों में अलग अलग फीचर हैं। सेल के एक्सप्रेशन उसके सेल की आइडेंटिटी होती है, कहते हैं ना। मान के चलो कि अगर सेल है तो बीटा सेल क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें से इंसुलिन निकलती है ना। इंसुलिन का एक्सप्रेशन है, तो उसका एक्सप्रेशन उसको एक आइडेंटिफाइड या डिफाइंड सेल बनाता है, ठीक है। अब आपने बैक्टीरिया लिया और पैंक्रियाज से बीटा सेल लिया, ठीक है, बी सेल लिया बेसिकली। अब बी सेल जो है वो क्या करेगा, इंसुलिन सेक्रेट करता है, उसके पास इंसुलिन की जीन पहले से अवेलेबल होगी, लेकिन बैक्टीरिया के पास नहीं होगी। उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगी, हो सकता है सब कुछ हो। तो उसके पास जो चीज़ है उसको आप क्या करो कि किसी और चीज़ में मिक्स कर दो, उसके जीनोम में से वो चीज़ निकाला और बी सेल वाले में आपने डाल दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब क्या होगा कि जो आप मान के, ऐसा तो करते नहीं है कि आपकी बैक्टीरिया से निकाल के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आप पैंक्रियाज में वाले सेल में डाल दो। क्यों डालोगे? क्योंकि वहाँ पे ऐसा है नहीं कि आपने एम्पिसिलिन ले रहे हो, तो बेसिकली वो एम्पिसिलिन तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है, हमारे नुकसान थोड़ी है। जिसके नुकसान होगा जिस सेल के लिए, वहाँ पर हम डालते हैं। तो ये एक इलस्ट्रेशन है जहाँ पर कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एम्पिसिलिन वाला जीन आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया आपने बी सेल में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड जीन मैनिपुलेशन। अब इसलिए इसके लिए क्या चाहिए, आपको 2 सेल की ज़रूरत हुई। एक सेल लाइन जिसके पास में एक अलग फीचर था, एक सेल लाइन जिसके पास में एक अलग फीचर था। अब आपको एक हाइब्रिड फीचर चाहिए। तो हाइब्रिड फीचर जैसे कि आप हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी देख लो, वहाँ पे क्या होता है कि एक मिलानोमा होगा, एक कैंसर सेल होगा, ठीक है। सॉरी, एक मिलानोमा होगा और एक ब्लड सेल होगा। तो उसको हम क्या करते हैं बेसिकली, वो करा देते हैं, हाइब्रिड बना देते हैं वहाँ पे। तो ये हाइब्रिड आपको अगर फीचर चाहिए तो आपको जीन मैनिपुलेशन करना होता है। तो हाइब्रिड के लिए 2 अलग अलग सेल लिया आपने, उस सेल में से अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले न्यूक्लियस निकालना है। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एक्सपोज होता है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्रोमोसोम एक्सपोज होते हैं तो वहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको इस सेल में सब कुछ आपको तोड़ के फिर वहाँ से क्या करना है, डीएनए निकालना होगा। आपने सेल में सब कुछ रप्चर कराया, जितने भी मेम्ब्रेन्स है सब रप्चर हुए, फिर आपको डीएनए निकल के आया। तो सबसे फर्स्ट ट्रबल शूटिंग ये है कि आपको एक सेल से इंटैक्ट डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बाहर निकल के आए, ठीक है। अब जब आ गया तब क्या करोगे आप कि अब एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, ठीक है। अभी बताऊंगा प्लाज्मिड क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है तो पता ही होगा, वेक्टर होता है वैसे ही, है ना। तो अब क्या है कि इस प्लाज्मिड को हम एक व्हीकल की तरह यूज़ करते हैं। इसीलिए हम डायरेक्टली, जो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली आप जाके बी सेल के जीन में जाके आप डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करा सकते डीएनए को। वो कराते हैं आज के ज़माने में, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको वो जीन इंसर्ट करानी है जाके बी सेल में, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की बात कर रहा हूँ मैं, मान के चलो अगर, ठीक है। तो अगर मान के चलो वो जीन बेसिकली होती तो वो प्लाज्मिड में ही है, मान के चलो कि वो जेनेटिक मटेरियल में अवेलेबल थी, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसमें थी। तो मान के चलो अब उसको आपने क्या किया, वहाँ से कट किया। अब कट करने के लिए फर्स्ट टूल की ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस होगा या एक्सोन्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, जीन को कट किया, कट करने के बाद आपको आपके प्लाज्मिड को भी कट किया, आपके जेनेटिक मटेरियल को भी कट किया, और दोनों जो है अब क्या हुआ कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके पहले प्लाज्मिड में बाइंड था, अब जाके आपके डीएनए को कट किया और वहाँ पे जाके बाइंड हुआ। नहीं समझे? फिर समझाता हूँ। देखो अब क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को बाहर निकाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया।
आपके पास आपके जो ये बेसिकली जो जीनोम है उसमें से आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। मान लो किसी जेनेटिक बैक्टीरियल क्रोमोसोम से आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है या कोई जीन ए है, उस जीन को आपने लाइगेट कर दिया कहाँ पे, प्लाज्मोडियम में। लाइगेट मतलब ज्वाइनिंग, ठीक है, आपने ज्वाइन कर दिया प्लाज्मोडियम में। अब इस प्लाज्मोडियम को आपने ट्रांसफॉर्म कराया कहाँ पे, बी सेल में। मान के चलो कि ये वाला जो सेल दिख रहा है आपको, सेल कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये बी सेल है। अब ये बी सेल वहाँ पे जाके बी सेल में जाके प्लाज्मिड अटैच हुआ और वहाँ पे जाके इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन होने के बाद में आपको एक जीनोम मिलता है, ओके, जिसमें कि आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगी बी सेल में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या, आपका फर्स्ट स्टेप क्या आया, जीन इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड। इसके पहले आपने उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया, सब कुछ किया। सेकंड स्टेप आता है आपको प्लाज्मिड पुट इनटू द बैक्टीरियल सेल, जो बताया आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में अब आपको थर्ड स्टेप दिखेगा यहाँ पे, होस्ट सेल ग्रोन इन द कल्चर टू फॉर्म क्लोन ऑफ सेल्स कंटेनिंग द क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जीन क्या हुआ, उसमें जाकर इंटीग्रेट हुआ, तो दैट इंटीग्रेशन इज कॉल्ड द क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग क्यों, क्लोनिंग मतलब कि एक तरह से सेल को आपने फैक्ट्री की तरह यूज़ किया। वो सेल जब अपने आप को रिप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो रेप्लिकेट करने के साथ साथ क्या होगा, आपके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो भी रेप्लिकेट बनते जाएंगे, उनके भी नंबर ऑफ कॉपीज मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द जीन क्लोनिंग जो आपको बता रहा था। क्या किया हमने, इन वीवो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसका हमने प्रोडक्शन कर दी, मैन्युफैक्चर कर दिया उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का उसके सेल के साथ साथ में, ओके। तो बेसिकली अब फोर्थ चीज आती है कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली। दैट वाज बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मींस हाइब्रिड डीएनए टेक्नोलॉजी कह लो आप, अगर आप ऐसे नहीं समझते तो हाइब्रिड कह लो, कि हाइब्रिड जीन टेक्नोलॉजी कह लो इसको। दो सेल हैं, दोनों में अलग अलग जीन है, उन जीन का हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड बना के फिर उसके बाद हमने एक्सप्रेशंस लिए। अब इसका हम बेसिक रिसर्च एंड वेरियस एप्लीकेशन 4 जो पार्ट है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर मान के आपको प्रोटीन चाहिए, जैसे ह्यूमिलिन, इंसुलिन हमने बनाया था, हमने नहीं बनाया था, एलिलिन बनाया था कंपनी ने, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, बेसिकली उस प्रोटीन को बनाया, उस प्रोटीन को हार्वेस्ट किया। उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, बायो रिएक्टर्स की ज़रूरत होगी, जहाँ पर आप बहुत ही मतलब कह लो कि आप हायर यील्ड में आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे, प्रोडक्शन होगा। तो बेसिकली अब इन जीन्स का क्या किया आपने, मान लो ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ कर लिया, डायरेक्ट यूज़ कर लिया इंसुलिन के लिए। लेकिन अब क्या करोगे आप, इन जीन्स का मान के चलो आपने कॉपीज़ बना लिया, अब इसकी सीक्वेंसिंग में भी यूज़ कर सकते हो आप, जो बेसिक रिसर्च ऑन जीन है ना। तो ऑन जीन में आप वहाँ पे क्या करोगे, सीक्वेंसिंग कर लोगे। प्रोटीन में आपने एक्सप्रेशन निकाला और उसका डायरेक्ट यूज़ कर लिया, चाहे आप दवाई में यूज़ कर लो, चाहे आप उसको खाने के लिए यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, आप क्रॉप्स में यूज़ कर लो, कहीं भी यूज़ कर लो, है ना। लेकिन अब जब जीन की बात आती है तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग स्टार्ट होता है। तो उस जीन की आपने सीक्वेंसिंग की, और सीक्वेंसिंग इज़ लाइक कि रिवीलिंग द जीन और रिवीलिंग द फंक्शन ऑफ द जीन, बेसिकली कि जीन में कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड है और उसके फंक्शन क्या है, जीनोम क्या, जीन क्या है, अगर उसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ एक कॉन्टिन्यूअस डायलॉग है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 3-4 आपको डोमेन दिखा रहे हैं जहाँ पर कि ये यूज़ होता है। जीन देखो, जीन फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट बेसिकली इंसर्ट इनटू प्लांट्स, जीन यूज टू ऑल्टर बैक्टीरिया फॉर क्लीनिंग अप टॉक्सिक वेस्ट सीवेज में, ओके। प्रोटीन डिजॉल्व ब्लड क्लॉट इन हार्ट लाइक थिंग्स, तो थेरेपी के लिए आप मेडिकल साइंस में यूज़ देख लो। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली ट्रीट्स द स्टंटेड ग्रोथ, जो हमने जीएच बनाया था आर्टिफिशियल। तो ये सारी चीज़ें भी प्रोटीन में आ गए, दोनों इधर वाले और इधर वाले आपके आ गए बेसिकली कि जीएमओ बनाओ या फिर आप बायो रेमिडिएशन करो, ओके। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बायोटेक का ही पार्ट है। तो आरडीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो बायोटेक का पार्ट है। बेसिकली बायोटेक को कभी कभी पढ़ाते भी हम, जो है ना, आप अगर बायोटेक से ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आरडीटी आपका एक डिसिप्लिन हो जाता है ना। तो आरडीटी एक कह लो कि कोर ऑफ बायोटेक। तो हमने ये चीज़ आपने देखा कि यहाँ पे हमने सेल जो ये हमने प्रोटीन्स यहाँ पे आइसोलेट किए। अब बात आती है कि इसको आपने एक्सप्रेस तो करा ली, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये प्रोटीन यहाँ से निकलेगी, लेकिन अब इस छोटी छोटी चीज़ों को एक एक बैक्टीरिया से आप तो नहीं निकालोगे प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या आपको कम से कम तो 100 ऑफ लीटर्स ऑफ बैक्टीरिया चाहिए, जो कि आपको कम से कम मान के चलो कि 10 लीटर भी कम से कम इंसुलिन निकाल के दे। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो, पहले तो आपने सेल को यूज़ कर लिया जीन क्लोनिंग के लिए, वहाँ पर आपने बेसिकली निकाल लिया जितना निकालना था आपको प्रोटीन्स वगैरह। लेकिन अगर आपको इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे करना है तो आपको बायो रिएक्टर्स यूज़ करना होता है। तो बायो रिएक्टर्स बेसिकली जब आप यूज़ करते हो तो बायो रिएक्टर्स को आप अगर देखो गौर से तो यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे वो पैरामीटर्स जो कि हमारे इन विवो प्रेजेंट है, मतलब सेल में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे सेल के सिमिलर एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। एगिटेशन सिस्टम होगा जो कि बेसिकली क्या होगा, आप ने नाम सुना होगा, जो हमारे यहाँ पे साइक्लोसिस होती है सेल में। तो साइक्लोसिस बेसिकली एगिटेशन का आप सिनोनिम कह लो वो है।
तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने सिमिलर एनवायरनमेंट दिया, टेम्परेचर भी उतना मेंटेन किया, सब कुछ उतना मेंटेन किया, तब जाके आपको एक मतलब मान के चलो कि उतना एनवायरनमेंट बन गया, तो अब जाके आपको जो यहाँ सिस्टम मॉनिटर पे आपको ये होगा और एफ्लुएंट में आप जो है कुछ वो पाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोटीन को प्योरीफाई करोगे। प्रोटीन यहाँ बन गया आपका, प्रोटीन आपको बन के एफ्लुएंट में मिल रहा है। उसके बाद फिर आप जाके उसको बेसिकली प्योरीफाई करके फिर आप जो है सब कुछ करोगे। तो बायोरिएक्टर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये स्टीयर टाइप है। तो इसके अलावा 2 स्टेज स्लज डाइजेस्टर भी होता है, प्लीज़ आप इसको देख लो क्योंकि ये भी पूछते हैं कभी कभी, है ना। तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ें होती है, पहला मिक्सिंग जोन होगा और दूसरा जो है आपका एक स्टेबलाइजिंग जोन होगा, जहाँ पर कि बेसिकली जो पहला में क्या होगा, मिक्सिंग जोन है, वहाँ पे सेम टू सेम ये है जो आप स्टीयर टाइप कह रहे हो, वो बायोरिएक्टर है। दूसरे वाले में वो सारी चीज़ें वहाँ से उठ के जा रही है आपके दूसरे वाले में, जो स्लज आउटलेट गैस आउटलेट जो आप सेकेंड वाले देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली सुपरनेटेंट वाले में, तो वहाँ जाएगा। उसके बाद वहाँ से आपको एफ्लक्स निकल के आएगा और उससे क्या होगा कि आपके जो स्लज आउटलेट वाला एरिया है, मतलब फर्स्ट है, उस फर्स्ट वाले में जहाँ मिक्सिंग जोन है, वहाँ से यूज़ हुई न्यूट्रिएंट वो जाएगी दूसरे में और न्यूट्रिएंट बाहर निकल जाएगी, है ना। तो इसको बेसिकली आप फेड बैच टाइप से समझ लो एक तरह से, है ना। तो इसके अलावा जब आप बैक्टीरिया का ग्रोथ देखते हो तो ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे लैग फेज दिखेंगे आपको, जहाँ पर बेसिकली थोड़े टाइम के लिए वो एक्लेमेटाइज होगा बैक्टीरिया, फिर उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो सीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी रिसोर्सेज सारी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं। दिस इज़ बेसिकली फॉर द स्टीयर टाइप, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है। लेकिन आप फैट बैच में क्या करते हो कि इसको आप फैड करते रहते हो, तो ये हमेशा ये वाला आपको फेज दिखता है जो यहाँ पे थ्योरेटिकल ग्रोथ दिखा रहा है ना। तो डेथ फेज में बेसिकली क्या होता है, रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो बैक्टीरिया डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दे। इस पे फॉर्मूलाज हैं, प्लीज़ आप फॉर्मूलाज देखना जाके, जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है ना, और वॉल्यूम और बेसिकली कितना वॉल्यूम जा रहा है, तो उसका एफ्लक्स और इनफ्लक्स का आप देखना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ आज का होमवर्क आपका ये कि आप जाके ये देखोगे अगर आप कल एग्जाम में वो अपीयर होने वाले हो। ओके गाइस, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबको पता है, इट इज़ अ जेनेटिक मार्कर मॉलिक्यूलर सीजर, जैसा पहले भी मैंने बताया टेक्निक में। ये कट कहाँ करता है, पेरिंडोमिक सीक्वेंस पे, ये इसकी एक स्पेसिफिक खास बात है एंडोन्यूक्लियस की। एंडोन्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, है ना। एंडोन्यूक्लियस जीन के अंदर जाके कट करेगा, एक्सोन्यूक्लियस पेरिफेरी पे कट करेगा, मार्जिन पे कट करेगा जीन के, डीएनए के बेसिकली, ठीक है। तो स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स दोनों ही बनाते हैं, तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग एंड आपको देंगे। पर्पस बेसिकली क्या है इसका, जीन क्लोनिंग, जीन सीक्वेंसिंग दोनों में ही यूज़ है। हाइन 2 आप सीक्वेंस देखो, ये जो कट कर रहा है बेसिकली जीटीसी सबसे लाइक कह लो कि आप कॉमन जो है हाइन 2, हाइन 3, ई कोर 1 ये सब है। तो इनके तो बेसिकली आप सीक्वेंस याद रखना, और ब्लंट है या स्टैगर्ड है ये आपको याद रखना है। स्टैगर्ड मीन्स स्टिकी, ओके। सो गाइज जीटीसी जीएसी दोनों के बीच में काट रहा है तो क्या बनेगा, ब्लंट एंड बनेगा। स्टिकी एंड मतलब एक फ्लैंकिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड हमेशा रहे, जैसा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप जो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस S1 की बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है डायग्राम में। राइट साइड के डायग्राम में बेसिकली दिखा रहे हैं कि डीएनए लाइगेज 2 इसको जोड़ के फिर अलग बनाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज, एक काटेगा दूसरा जोड़ेगा, ओके। तो गाइज अब बात करेंगे यहाँ पे कि जो एंजाइम है, ठीक है, आपने एंजाइम निकाल, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिया, अब उसने क्या किया, कट किया, कट करने के बाद में आपको एक एंड मिलता है। देखो अब यहाँ पे स्टिकी एंड आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लैंकिंग डीएनए है। फ्लैंकिंग डीएनए मतलब जो वहाँ पे कट हुआ है वो इवन कट नहीं हुआ, अनइवन कट हुआ है, तो स्टिकी एंड या स्टैगर्ड एंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टिकी एंड का आपको मैकेनिज्म दिखा रहा है कैसे कट करते हैं। तो यहाँ पे कट किया, मान लो ये फॉरेन डीएनए है, ये आपका डीएनए है, उन दोनों को कट करके क्या किया, वहाँ पे जोड़ दिया। फॉरेन डीएनए मतलब मान लो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वेक्टर मान लो प्लाज्मिड है, जो हम पहले वाले स्टेप में देख रहे थे, प्लाज्मिड को कट किया, फॉरेन डीएनए को कट कर दोनों को सेम एंजाइम से कट किया, वो जाके वहाँ पे बाइंड हुआ एक दूसरे से, उसके बाद हमारे पास एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन के आई। तो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप 2 अलग अलग सेल को एक दूसरे से जोड़ते हो विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके। तो गाइज यहाँ पर मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है, आप अगर कल एग्जाम में अपीयर होने वाले हो तो प्लीज़ आप इसको जाके देखें। और बेसिकली जो मोस्ट कॉमन है, जैसे मैं अभी आपको हाईलाइट कर देता हूँ, टैक 1 के आपको देखने हैं, हाइन 3 के देखने हैं, बाम H1 देखना है, इकोर 1 देखना है, ही 3 देखना है, आपको आलू 1 देखना है, इकोर 5 देखना है,
साल 1 देखना है। इतने जो मैंने नाम बोले हैं इनको तो आप देखना ही देखना। और इसमें सारे ब्लंट एंड स्टैगर्ड एंड दोनों के लिस्ट दिए हुए हैं। ऊपर आपको देखेंगे बेसिकली जो है स्टैगर्ड एंड, नीचे आप आओगे तो आपको ब्लंट एंड दिखेंगे। तो दोनों आपको यहाँ पे क्लियरली हैं, बिल्कुल क्लियर है, आपको ये जाकर आपको देखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने बताया था आपको कि आप जब जीन निकालते हो, ठीक है, आपने मान के चलो कि जो वही एग्जाम्पल सेम लेता हूँ मैं, 20 सेल है, ठीक है, 20 सेल के आपने जीन को निकाला बाहर, ठीक है, तो आपको जो जीन मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके टिश्यू में उतने अवेलेबल नहीं हो, लेकिन अब वो जीन आपको एक हाई अमाउंट में चाहिए, तो वहाँ के लिए आप पीसीआर रन करते हो। साइड में दी हुई है पीसीआर की मशीन। ये टेम्परेचर आपको देखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर में आप देखो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले क्या करते हो आप, डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करते हो। जब डीएनए स्ट्रैंड्स अलग हो गए तो फिर वहाँ पे जाके एक प्राइमर बाइंड होगा। प्राइमर मीन्स, प्राइम मतलब क्या होता है? प्राइम मतलब होता है शुरुआत करना, ओके। तो वहाँ पे प्राइमर जाके बाइंड करेगा, अब वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? ये एक एक्स विवो एप्लीकेशन कह लो आप, या इन विट्रो एप्लीकेशन कह लो आप, डीएनए या जीन, ठीक है। तो बेसिकली यही है। 72 डिग्री पे फिर जाके आपकी एक्सटेंशन होती है। एनिलिंग मीन्स बाइंडिंग ऑफ प्राइमर, ठीक है। तो वो होगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उसके बाद 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके न्यू स्ट्रैंड बनने स्टार्ट होंगे, या डीएनटीपीज कह लो आप, जाके वहाँ बाइंड करता रहेगा एट द 3 प्राइम OH पे, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द बेसिकली पीसीआर रिएक्शन। तो पीसीआर में क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए ये देख लो आप। डीएनए सैंपल जिसको आपको कराने हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पीसीआर ट्यूब में सारी मिक्सचर जाती है। मिक्स बफर, इसमें आपके Mg++ होते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम होगा। टैग पॉलीमरेज एंजाइम 95, 96, 98 पे भी काम कर जाता है ना। थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है उससे ये आइसोलेट करते हैं, ये भी याद रखना आप। न्यूक्लियोटाइड में चारों तरह के न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिकली इसको डीएनटीपीज कह लो अगर आपको इसको कम्यूटेटिव कहना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा 2 प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर एक 5 प्राइम पे, एक 3 प्राइम पे जाके बाइंड करेगा, ओके। तो इनको फिर हम डालेंगे थर्मोसाइक्लर पे और 30-40 साइकिल चला देंगे, तो हमारे पास बहुत ही इनफ क्वांटिटी में एक ही तरह के जीन मिलेंगे। पहले क्या था, हमारे पास जीन कम थी, अब उसको हमने क्या किया, बहुत सारा जीन बना लिया, तो अब हमारे चांसेस बढ़ गए। बायोटेक बेसिकली चांस फैक्टर है। अगर मान चलो आप जीन इंसर्ट करना चाहते हो, वो जीन इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा, ये बहुत ट्रबलसम होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही रिपीटेड मेहनत करनी होती है, या तो आपको बहुत ही अच्छी हैंडलिंग और बहुत ही अच्छी आपको पकड़ चाहिए, है ना, कि टेक्निक पे आप टेक्निक कैसे हैंडल करते हो, आपकी हैंडलिंग अच्छी है या टेक्निक आपको यूज़ करना आता है, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सेम चीज़ है। देखो आप आके हैं फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर दोनों यहाँ के बाइंड किया। बाइंड करने के बाद दोनों अलग अलग स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। अलग अलग स्ट्रैंड बनाने के बाद 1 से 2 हुए। इसी तरह से आप 30-40 साइकिल चलाओगे तो बहुत सारे स्ट्रैंड्स आपको बन के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेबलिंग हो जाती है। अगर आपको मान लो लेबल कर दिया, किसी डीएनए को लेबल कर दोगे, जैसे 3 प्राइम पे मान लो ये प्राइमर है, इस प्राइमर में मैंने कुछ लेबल कर दिया, कोई भी एक रेडियो लेवल आपने डीएनटीपी डाल दी। अब वो रेडियो लेवल डीएनटीपी का क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप डबल करोगे तो उस वाले को फिक्स रखना है, ठीक है, क्योंकि वो वाला आगे जाके रेडियो लेवल जो है रेडियो लेवल्ड है, वो रेडियो लेवल जाके स्प्लिट नहीं होने वाला, वो जहाँ है वहीं रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जो रेडियो लेवल है वो रेडियो लेवल लास्ट तक रेडियो लेवल ही रहेगा, ओके। जो डीएनटीपीज आप दे रहे हो वो अगर रेडियो लेवल नहीं है तो जो जितने भी डीएनए बनेंगे सारे अनलेबल्ड बनेंगे, ओके। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जब आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट कह लो कि आप आपके मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, ये सब प्रोसेस जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ही है। आपके पास मल्टीप्लाई हो गए तो अब उसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि ये जो मल्टीप्लाई हुए वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो हर जीन का एक साइज़ होता है, 100 KB कह लो, या ऐसे KB में आप साइज़ को मेज़र करते हो, है ना। तो अब इसके लिए आपको जेल पे रन कराना होता है डीएनए को। वो हो सकता है आपके जीन्स भी हों, इसलिए मैंने कहा टू रन जीन्स, तो वहाँ जीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपने रन कराया, ऐसी मशीन आपको दिखेगी, एक टैंक दिखेगा जिसमें एग्रो जेल होता है और बाकी बफर बड़े होते हैं टीआई, है ना। तो इसके बाद ये पावर सप्लाई देगा, तो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलता है अगर सही चला तो। जो फर्स्ट वाला देख रहे हो आप, फर्स्ट में हमेशा लैडर होता है। फर्स्ट मतलब लेफ्ट मोस्ट, वो लैडर है। इस लैडर को बेसिकली और राइट मोस्ट भी देते हैं बेसिकली, कि ताकि दोनों तरफ से आप एग्जैक्ट देख पाओगे कितना साइज़ है। तो ये एक्यूरेसी बढ़ाता है आपके साइज़ के को पता करने का। तो जब आपके चल गए तो आपको कुछ ऐसा विजुअलाइज होगा, ये या तो ऐसा विजुअलाइज होगा या तो ऐसा। ये एक्सरे में बेसिकली लिया गया है लेफ्ट वाला, तो ऐसा दिख रहा है ना। तो गाइज ये जनरली आपको ऐसा दिखेगा जब आप उसको बेसिकली इल्यूमिनेसेंस पे रख दोगे, है ना। तो यहाँ पर देखो आप देखो कि जो हमने मान चलो अगर ये हमारे जीन आए हैं, जो पैनल हमारा ये दिख रहा है 600 का, तो ये हमने ऐसे डिसाइड कर लिया लैडर से कि ये 600 का है, क्योंकि लैडर की पहले से प्री डिटरमाइंड होती है साइज़, ओके। तो हमें फिर पता चल गया कि अरे हमने जो
तो गाइज जब आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली तो आपको पता चल गया कि साइज ऑफ आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साइज से हम क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आती है वो आती है ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां पर अपटेक ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनसाइड द सेल होता है। तो यहाँ पे मैंने दो मेथड्स दिखाए हैं बेसिकली, एक नेचुरल मेथड भी होता है जिसको हीट शॉक मेथड बोलते हैं। हीट शॉक मेथड में क्या होता है कि आप टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखते हो, क्या करते हो पहले उसको हीट कर देते हो बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद उसको कोल्ड टेम्परेचर में डाल देते हो। उसके बाद क्या होता है कि उसके जो बेसिकली आप कह लो कि सेल मेम्ब्रेन है वो ओपन होते हैं और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर चला जाता है बेसिकली। लेकिन इसके अलावा दो मेथड्स जो फोर्सफुल मेथड कहलाते हैं, ये है आपके एक माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा एक जीन गन जिसको बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं। बायोलिस्टिक मेथड में आप देख सकते हो जो कि आपके लेफ्ट साइड में वहाँ पे प्रेशराइज्ड एयर और गैस चैम्बर होती है, जिससे आपके बेसिकली जो डीएनए के बीट्स होते हैं वो गोल्ड कोटेड बीट्स होती है, वो जाके बेसिकली पेट्रिस में जाती है, जहाँ पर आपके जो होस्ट सेल है जहाँ पे वो एंटर करेगा वो रखा होता है। तो आपने वहाँ से बेसिकली लॉन्च की तो वो जाके टारगेट करेगा आपके पेट्रिस में, और वहाँ पर जो भी चीज़ हो, चाहे वो कैलस हो, चाहे वो आप कुछ भी कह लो, जो भी आपके होस्ट सेल हैं वो हो, उसमें जाके वो बेसिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एक मेथड ट्रांसफॉर्मेशन का। दूसरा मेथड ये है कि आप एक सक्शन के थ्रू बेसिकली सेल को पकड़ो। ओके, सेल को जब आपने पकड़ लिया उसके बाद प्रो न्यूक्लियस के फॉर्म में आप डीएनए को माइक्रो इंजेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ निडल। तो अब ये निडल क्या करेगा, उस सेल में आपके डीएनए को पहुंचा देगा। तो अब इसके बाद का प्रोसेस सेल का अपना होता है कि सेल किस तरह से उसको बेसिकली करता है। तो क्या होता है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आप अगर कोई भी टेस्ट लगाते हो या कोई भी आप एक्सपेरिमेंट लगाते हो, उसमें क्या होता है कि चांस फैक्टर होता है कि अब जैसे मान लो ये सेल में चला गया डीएनए, क्या चांस है कि ये डीएनए जो है जाके वहाँ बाइंड करेगा जेनेटिक मटेरियल में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर बेसिकली आपको ट्रबल शूट में ध्यान रखनी होती है। तो मान के चलो कि ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, सब कुछ सही बैठा, जो कि ये सब कुछ सही बैठेगा तो आप लगा लो कि 1 in 1 million सेल जो है आपके ट्रांसफॉर्म होंगे बेसिकली, जहाँ पे आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए बेसिकली टेक्नोलॉजी बेसिकली सक्सेसफुल होगी। उसके बाद बात आती है कि आपने ये जो किया है ये तो क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू किया, ये तो आपको बता दिया क्लोनिंग वेक्टर के। आप साइज देख लो, आपने वहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज देख ली थी क्या साइज थे, तो यहाँ मैंने साइज दे दिया, इसी साइज के होंगे तो इसके थ्रू इंसर्ट करेंगे। तो सबसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी बेसिकली किसकी है, तो हाईएस्ट कैपेसिटी जो है याक की होती है, जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, 3000 किलो बेस तक आप उसको इंसर्ट कर सकते हो फ्रॉम 100 किलो बेस। ओके, प्लाज्मिड सबसे कम करती है, लेकिन एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा मेंटेन करना और बनाना उतना कॉस्टली नहीं होता, यैक बनाना बहुत कॉस्टली है। ओके, तो गाइज क्लोनिंग वेक्टर्स बेसिकली क्या है, व्हीकल ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एज यू ऑल नो PBR 322 के स्ट्रक्चर दिए हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और हर बार ही बनते हैं। ओके, तो आप इसके देख लो कि कौन कौन से साल 1 में बोल देता हूँ, BAM-H1 इकोर 1 सारे ही साइट्स जो आपको इंपॉर्टेंट बताए थे ना वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, सब कुछ ही यहाँ पे अवेलेबल है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखोगे। पेनिसिलिन नहीं है। ओके, अगर वहाँ पेनिसिलिन ऑप्शन देता है तो आप वहाँ पे टिक नहीं करोगे, ठीक है। इसके अलावे सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स वो होते हैं, मान लो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे आपने डाला, ठीक है, कहीं पे लाइगेट कराया और वहाँ से आपको क्या हुआ कि कोई जीन जो है वो आपको निकालना पड़ रहा है। मान लो यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इस वाले प्लाज्मिड में, मान के चलो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, इसको हटा दिया आपने, तो वो आपका एक सेलेक्टेबल मार्कर हो गया। सेलेक्टेबल मार्कर मीन्स कि वो अपना एक्सप्रेशन बंद कर देगा। उसका एक्सप्रेशन बंद किया या उसका एक्सप्रेशन बंद हुआ तो आपको पता चल गया कि अरे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अंदर जाके बेसिकली अच्छी जगह पे सेट हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है, आपका रिकमेंडेड डीएनए एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो डेट आर नोन एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, कैन बी लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और कैन बी एनी एक्सप्रेशन जीन। ओके, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बेसिकली स्क्रीनिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। यहाँ आप देखो मार्कर जीन है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, डिजायर्ड जीन वहाँ पे गया, तो बेसिकली क्या हुआ कि अब आप अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में ग्रो करोगे इसको तो क्या होगा, अगर ट्रांसजेनिक प्लांट है तो वो ग्रो हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक। अगर ट्रांसजेनेटिक नहीं है वो, मतलब कि उसमें डिजायर्ड जीन अगर इंसर्ट नहीं हुए हैं तो वो ग्रो नहीं करेगा। ओके, तो ये बेसिकली एक रफ आइडिया है अबाउट सेलेक्टेबल मार्कर्स कैसे वर्क करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको आज जो बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, इसके अलावा आप जो भी चीज़ें हैं वो जाके आप घर पे पढ़ेंगे अच्छे से। ये बेसिकली आप एक रिवीजन लेक्चर है, तो यहाँ पे आप रिवीजन की तरह लें। तो सबसे अच्छा सेलेक्टेबल मार्कर जो आप स्क्रीनिंग देखते हो वो आपका होता है ब्लू वाइट सिलेक्शन। ब्लू वाइट सिलेक्शन में क्या होता है, आप मेरे जाके आप ओपेरोन का अगर आप देख सकते हो तो आप लेक्चर देखना, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ओके, सब उसके सारे पहलुओं को मैंने बताई हुए हैं अच्छे से, तो वो जाके आप देखोगे।
तो आपके 3 तरह के सेल बनते हैं। आपको जैसे बताया कि 1 in 1 million सेल्स आर योर ट्रांसफॉर्मेंट सेल, है ना। तो अब वो ट्रांसफॉर्मेंट सेल जो हैं वो सर्वाइव करेंगे, बाकी क्या होंगे कि मर जाएंगे। इसके लिए आपको एक मीडिया चूज करना होता है। उस मीडिया में आपको मान लो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है तो एम्पिसिलिन डाल दिया आपने, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट अगर आपका सेलेक्टेबल मार्कर है तो उसी तरह के बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बाकी डेड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपको लाइक ट्रांसफॉर्मेंट सेल थे वही सेल लाइन आपको मिलेगी, है ना। तो अब देखो नॉन ट्रांसफॉर्म एक तरह की कैटेगरी होगी, दूसरी होगी ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकम्बिनेंट जीन, मतलब कोई अनडिजायर्ड जीन आके आपके जाके वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए। ट्रांसफॉर्म विथ काइंड ऑफ रिकम्बिनेंट वेक्टर, तो रिकम्बिनेंट वेक्टर और नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर, तो रिकम्बिनेंट वेक्टर में अगर वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दोनों में है, दोनों पकेट है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आपको एक में दिख रहा है लैक्स-Z जीन, जो लैक्सी जीन बोलते हैं उसको। बेसिकली वो क्या करता है, आप अगर लैकोपेरोन देखोगे तो उसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है, ओके। तो यहाँ पे डीएनए इंसर्ट है, डीएनए इंसर्ट एट द प्लेस ऑफ लैक्स-Z जीन। अगर डीएनए इंसर्ट आ गया तो नो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन, और बीटा गैलेक्टोसिडेज का क्या काम है, एक्स-गैल जो कि एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है उसको स्प्लिट कराता है, ठीक है। स्प्लिट करा के फिर जो वो एक बाय प्रोडक्ट देगा वो एक ब्लू फॉर्म का होगा। अब यहाँ पे डीएनए इंसर्ट है एट द प्लेस ऑफ लैक्स-Z, तो आपको यहाँ बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं मिली, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं होगा तो एक्स-गैल क्या होगा, वो जो है आपको स्प्लिट नहीं होगा। जब स्प्लिट नहीं होगा तो लैक्स-Z एक्स-गैल जो है वो वैसे का वैसा ही रह गया, वो स्प्लिट नहीं हुआ। एक्स-गैल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अब अगर वो ट्रांसफॉर्म हुआ है विथ नॉन रिकम्बिनेंट, अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका लैक्स-Z जीन है वो एक्सप्रेस करेगा, और लैक्स-Z जीन जो है वो बेसिकली एक्स-गैल जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, एक्स-गैल को स्प्लिट करेगा इनटू अ ब्लू प्रोडक्ट जो कि एक डाइमर होता है, ठीक है। तो ये डाइमर फिर जाके ब्लू एक आपको सिग्नल देगी, तो आप बोलोगे ओके, तो अब हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, आप कॉन्सेप्ट याद रखना, बाकी सब कुछ आप वहाँ पे कर दोगे। तो IPTG जो है वो बेसिकली एक एनालॉग होता है किसका, तो लैक्टोज का, ये याद रखना है आपको। तो ये प्लेट में देखो एगार है, एम्पिसिलिन है, एक्स-गैल है और IPTG है, ये सब कुछ ही है। तो कौन सा ग्रो करेगा, तो ग्रो वो करेगा जो यहाँ पर बेसिकली कह लो कि जहाँ पे कि ये डीएनए इंसर्ट नहीं गया है, ओके। तो वहाँ पे एक्सप्रेशन देखने के लिए आपको मिलेगी सब कुछ सही से ब्लू मिलेगा, लेकिन जहाँ पे गया है वहाँ पे आपको सब कुछ वाइट दिखेगा, है ना। तो ये बेसिकली फंडा है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का। आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ओके गाइस। तो बहुत लंबा हो गया लेक्चर आई थिंक, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, आई होप। और ये जो एक लास्ट में डायग्राम दिया हुआ है ना, वो आप का एक टास्क है कि आप देखो ये क्या है। ये सबको पता है गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस है तो बायो फोर्टिफिकेशन करके एक वर्ड होती है। जो बायो फोर्टिफिकेशन वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को एनरिच करना, बेसिकली क्रॉप्स को या प्लांट्स को, सेरिल्स को, उसको क्या करना, एनरिच करना। तो एनरिचमेंट हुई है यहाँ पे, तो गोल्डन राइस है। तो गोल्डन राइस में बेसिकली किस चीज़ की एनरिचमेंट की है, तो ऑप्शन है आपके पास में प्रोटीन, मान लो ट्रांसफैट, और तीसरा मैं देता हूँ विटामिन A, और चौथा देता हूँ मैं आपको विटामिन C B1, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है सब, तो ये एक आंसर है, आप इसको टास्क रखो और इसको बताना है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।